लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी उस शख्स की है जो पिछले 3 दशकों से भारत का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। जी हाँ, बात हो रही है दाऊद इब्राहिम की। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं एक नई और खतरनाक प्लान के बारे में जो दाऊद ने भारत के खिलाफ शुरू कर दी है। ये कहानी है कि कैसे दाऊद का ड्रग माफिया एक बार फिर से भारत में अपने पैर पसार रहा है, लेकिन इस बार तरीका बिल्कुल अलग है। इस बार दाऊद ने मुंबई और अहमदाबाद जैसे शहरों को छोड़कर गांव को अपना निशाना बनाया है। क्यों? ये जानने के लिए आज के सफर में अंत तक जरूर बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का नाम सुनते ही 1993 के मुंबई बम धमाकों की याद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाऊद की असली ताकत कहां से आती है? जी हां, उसका सबसे बड़ा हथियार है ड्रग का कारोबार। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक महत्वपूर्ण एसेट है। आईएसआई ने दाऊद को पाकिस्तानी फौज का मानद अतिरिक्त जनरल का रैंक भी दिया है। लेकिन यह रिश्ता सिर्फ इज्जत का नहीं है, ये एक डील है। दाऊद अपनी ड्रग कमाई का 30% आईएसआई को देता है और बदले में उसे पूरी सुरक्षा मिलती है। ये पैसा आईएसआई के द्वारा आतंकवाद को फंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी जब कोई भारत में नशा कर रहा होता है तो वो जाने अनजाने में आतंकवाद को भी फंड कर रहा होता है। ये चेन कैसे चलता है ये तो आप अभी समझ ही गए होंगे। पिछले कुछ सालों में भारतीय एजेंसियों ने सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस लगातार पाकिस्तान से आने वाली ड्रग्स को पकड़ रहे हैं। इसकी वजह से दाऊद का बिजनेस घटने लगा था और फिर दाऊद ने एक नया प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जो और भी खतरनाक है। दिसंबर 2024 की बात है। दाऊद इब्राहिम ने अपना 69वां जन्मदिन कराची में मनाया। ये कोई साधारण बर्थडे पार्टी नहीं थी, ये एक बिजनेस मीटिंग थी। और ये बात जग जाहिर है कि दाऊद बड़े बड़े पार्टियों में ही अपना बिजनेस मीटिंग करता था, जहां सभी माफियाओं के सरगना आते थे। ठीक उसी तरह उस पार्टी में भी दाऊद ने अपने सभी करीबियों को बुलाया। इस मीटिंग में मुख्य चर्चा थी कि कैसे मुंबई और दूसरे बड़े शहरों में बिजनेस गिर रहा है और पाकिस्तान में ड्रग बनाकर भारत में स्मगल करना बेहद मुश्किल हो गया था। सीमाओं पर चौकसी इतनी बढ़ गई थी कि माल पकड़ा जा रहा था हर बार। तब दाऊद के दिमाग में एक शैतानी योजना आई। अगर पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स लाना मुश्किल है तो क्यों ना भारत में ही ड्रग्स बनाया जाए। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। दाऊद ने फैसला किया कि अब ड्रग्स सीधे भारत की धरती पर ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। लेकिन कहाँ? मुंबई या अहमदाबाद या दिल्ली जैसे शहरों में तो भारी निगरानी है, हर जगह पर पुलिस है, हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी की नज़र हर कोने पर रहती है। तो दाऊद ने इसका भी हल सोचा, क्यों ना गांवों को टारगेट किया जाए। वहां सर्विलेंस भी कम है और वहां के लोगों को भी ज़्यादा शक नहीं होगा कि फैक्ट्री किस चीज़ की चल रही है और वहां से पूरे देश में सप्लाई की जा सकती है नशे के जहर का। यह रणनीति डी कंपनी के लिए बिल्कुल नई थी। 2009 में भी दाऊद ने महाराष्ट्र में ऐसा कुछ करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार प्लान बहुत बड़े पैमाने पर था। इस बार पूरे देश को निशाना बनाया जाना था। और अब आती है इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। सितंबर 2024 में भारतीय एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली। मध्य प्रदेश के भोपाल के पास जगदीशपुरा नाम के एक जगह पर एक छापेमारी हुई और वहां से जो मिला वो देखकर पूरी एजेंसी हैरान रह गई। एक पूरी सिंथेटिक ड्रग फैक्ट्री, वो भी इतने बड़े पैमाने पर कि पूरे देश में सप्लाई की जा सके। ये फैक्ट्री दाऊद इब्राहिम के ऑर्डर पर चलाई जा रही थी। इस रेड में क्या क्या बरामद हुआ ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लगभग 61 किलो लिक्विड मेफेड्रोन, जिसे एमडी भी कहते हैं। इस ड्रग की कीमत थी 92 करोड़ रुपए। और सबसे चौंकाने वाली बात, 541 किलोग्राम रॉ केमिकल मिले थे जिससे कि ड्रग्स बनाया जा सकता है।
दोस्तों ये केमिकल इतनी मात्रा में थे कि इनसे पूरे देश को सप्लाई करने लायक ड्रग्स बनकर तैयार किए जा सकते थे। सोचिए, एक छोटे से गांव में एक फैक्ट्री जो पूरे भारत को नशे का गुलाम बना सकती थी। ये भोपाल की फैक्ट्री दाऊद की नई स्ट्रेटजी का सबूत था। शहरों से दूर गांवों में छिपकर ड्रग्स का मैन्युफैक्चर करना और फिर पूरे देश में सप्लाई करना। लेकिन सवाल ये है ना कि क्या यही सिर्फ एक फैक्ट्री थी या दाऊद के ऐसे और भी कई फैक्ट्री भारत के छोटे मोटे गांवों में छुपे हुए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। देश के अलग अलग रूरल एरिया में ऐसी और भी फैक्ट्रीज हो सकती हैं। मतलब जंग अभी जारी है। यही अब बात करते हैं दाऊद की दूसरी स्ट्रेटजी की। जहां उत्तर भारत में दाऊद ने रूरल एरिया को टारगेट किया, वहीं साउथ इंडिया में उसका एक अलग प्लान चल रहा था। साउथ इंडिया का नेटवर्क दाऊद के एक और करीबी और आईएसआई का एसेट हाजी सलीम द्वारा संभाला जा रहा था। यहाँ का मार्केट बेहद ही प्रॉफिटेबल है क्योंकि यहाँ से ड्रग्स को श्रीलंका भी स्मगल किया जा सकता था, यानी कि इंटरनेशनली। और श्रीलंका से वहाँ से ड्रग्स को थाईलैंड और दूसरे देशों में भेजी जाती है। यानी ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क है, एक ऐसा कार्टेल जिसको दाऊद चला रहा है। हाल ही के समय में दक्षिण का नेटवर्क दाऊद के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में जो उसका ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहां बिजनेस गिर रहा है। लेकिन दाऊद एक चालाक अपराधी है, अपराधी नहीं, वो बहुत बड़ा डॉन माफिया है। वो जानता है कि सिर्फ साउथ मार्केट पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में बिजनेस बढ़ाने के लिए उसने रूरल स्ट्रेटजी अपनाई, जहां उसने भारत के गांव को निशाना बनाया। लेकिन दोस्तों, दाऊद की चालाकी यहीं खत्म नहीं होती है। पिछले कुछ सालों में दाऊद ने पूरे देश में कई मॉड्यूल एक्टिवेट किए हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए कि महाराष्ट्र के यवतमाल में एक मॉड्यूल सेटअप किया गया था। ऑफिशियली इसका पर्पस था टारगेटेड किलिंग करना, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी का मानना है कि दाऊद के हर मॉड्यूल का डुअल पर्पस होता है। एक तरफ जहां ये मॉड्यूल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और दूसरी तरफ क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं, वहीं इनका इस्तेमाल ड्रग बिजनेस को भी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये स्ट्रेटजी बेहद चालाकी भरी है। जब कोई मॉड्यूल सिर्फ किलिंग के लिए फेमस होता है तो अथॉरिटीज की पूरी नज़र उसी पर होती है, लेकिन बैकग्राउंड में वही नेटवर्क ड्रग ट्रैफिकिंग भी कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, आईएसआई इन सभी प्लान को पूरा सपोर्ट करती है, पाकिस्तानी आईएसआई, क्योंकि दाऊद जो पैसा कमाता है उसका एक बड़ा हिस्सा टेरर फंडिंग में जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये एक ऐसा विशियस साइकिल है जो ड्रग्स से पैदा होता है। पैसे से टेररिज्म, टेररिज्म से इनस्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी से क्राइम का फ्लोरिश होना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दाऊद ने रूरल एरियाज को क्यों चुना? अब इसको भी समझिए आप। इसका पहला कारण हो सकता है कम सर्विलेंस। गांव में सीसीटीवी कैमराज नहीं होते हैं, पुलिस पेट्रोलिंग भी लिमिटेड होती है। एक फैक्ट्री को इंडस्ट्रियल यूनिट या वेयर हाउस के नाम पर आसानी से चलाया जा सकता है। दूसरा कारण, लोकल करप्शन। छोटे गांवों में अगर सही लोगों को मैनेज कर लिया जाए तो बिजनेस चलाना आसान हो जाता है। तीसरा कारण, ट्रांसपोर्टेशन। भारत के रूरल एरियाज में रोड्स का नेटवर्क अच्छा है, गांव से शहरों तक माल पहुंचाना मुश्किल नहीं है और रास्ते में चेकिंग भी कम होती है कंपेयर टू बॉर्डर्स पर। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण, अब बॉर्डर से ड्रग लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है क्योंकि अब बॉर्डर्स पर बहुत सारी निगरानी होती है। एनसीबी और डीआरआई की अलर्टनेस के कारण सीजियर भी बढ़ गया है, यानी कि माल को कब्जा करने की गतिविधि। पिछले साल के स्टैटिक्स देखें तो पता चलता है कि कितनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी गई है। तो दाऊद ने सोचा, अगर बाहर से नहीं लाया जा सकता है, अगर हम पाकिस्तान से नहीं भेज सकते हैं, तो अंदर ही अंदर बना लेते हैं। मेक इन इंडिया बट फॉर ड्रग्स, एंड दिस इज वेरी डेंजरस। दोस्तों, ये सिर्फ ड्रग्स ट्रैफिकिंग की कहानी नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है। सोचिए ना, दाऊद भारत की धरती पर भारतीय रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके भारतीय यूथ को नशा दे रहा है, उनको नशेड़ी बना रहे हैं और उससे कमाया पैसा भारत के खिलाफ टेररिज्म में ही इस्तेमाल हो रहा है। ये डबल अटैक है। पहला, नशे में युवाओं का भविष्य बर्बाद करना, दूसरा उसी पैसे से टेरर अटैक्स फंड करना।
भोपाल की फैक्ट्री से मिले केमिकल से जितनी ड्रग्स बन सकती थी उससे लाखों युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। हर ग्राम ड्रग्स का मतलब किसी की पढ़ाई छूटना, किसी का करियर बर्बाद होना, किसी के घर का टूटना, किसी का जान जाना, किसी माँ का अपने बेटे का खोना और किसी पत्नी का विधवा होना होता है, और यहाँ तक कि किसी बच्चे का अनाथ होना भी। और ISI इस पूरे खेल में दाऊद का साथ दे रही है। वो 30% कमीशन के लिए एसेट को प्रोटेक्ट कर रही है। ये सिर्फ क्राइम नहीं, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो पाकिस्तान कर रहा है। और दाऊद के इस नए प्लान की सबसे खतरनाक बात यही है कि वो अब सीधे भारत के अंदर अपना ऑपरेशन चला रहा है। बॉर्डर तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हर गांव, हर छोटे शहर, हर गलियों में हम कैसे नजर रखें? और ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे गवर्नमेंट और हमारे अथॉरिटीज के लिए। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जिस तरह उन्होंने भोपाल में दाऊद के पूरे मंसूबे को नाकाम कर दिया, वैसे ही पूरे देश में भी करते रहेंगे। भले ही कई मायनों पर हमारी अथॉरिटीज फेल होते हुए दिखती है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ उनका रवैया हमेशा सख्त रहा है और उसी हिसाब से आगे भी कार्रवाई की उम्मीद है। बाकी दोस्तों, यही थी दाऊद इब्राहिम के ड्रग कार्टेल की नई और खतरनाक स्ट्रेटजी की कहानी। भोपाल की रेड एक बड़ी सफलता थी, लेकिन ये सिर्फ एक फैक्ट्री थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि ऐसी और भी फैक्ट्रीज हो सकती है जो अभी तक पकड़ी नहीं गई है, लेकिन पकड़ी जाएगी। तो ये एक तरफ से वेकअप कॉल है, सिर्फ एजेंसी के लिए नहीं, हम सब के लिए। एक बार जब कोई ड्रग्स का इस्तेमाल करता है तो अननोइंगली इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहा होता है। तो इससे हम सभी को बचना है, हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना है। हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई भाई, हमारा कोई अपना अगर इन सभी चक्र में फंस रहा है तो उसे इससे बाहर निकालना है, उन्हें समझाना है कि इस तरह के नशे से दूर रहना है। दाऊद इब्राहिम भले ही पाकिस्तान में बैठा हो, लेकिन उसका नेटवर्क भारत के अंदर फैल रहा है, गांव से लेकर शहरों तक, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, और हम सबको मिलकर इससे लड़ना है। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि भारतीय एजेंसी भी लगातार काम कर रही है। भोपाल रेड इस बात का सबूत है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। जितनी तेजी से दाऊद अपना नेटवर्क फैला रहा है, उतनी ही तेजी से हमारी एजेंसी भी उसे तोड़ने में लगी हुई है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हारनी नहीं है, ये हमें याद रखना है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, और जो भी बात मैंने कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि हमें इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और इसके खिलाफ हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है। जो भी आप सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखे तो तुरंत पुलिस या फिर कंसर्न अथॉरिटीज को आप इन्फॉर्म जरूर करें। ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है और हम सभी को एक जिम्मेदार नागरिक की तरह इसे फॉलो करना चाहिए और इन सभी चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ ऐसा करते, अगर आपको कोई चीज़ दिख भी रहा है तो वहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आपको खतरा हो। आपको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ किसी अथॉरिटीज को कांटेक्ट करना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए। खुद कोई हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आम नागरिक हैं, हम आम नागरिक हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है हमें बस उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे एक और क्राइम की स्टोरी के साथ पंचम प्रकाश की कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।